सो हाय एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है मेरा नाम मुकुल शर्मा और प्योर मुकुल भैया, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस अमेजिंग लेक्चर्स में, जिसके में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 को, क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 को, साइंस के को, जिसका नाम होने वाला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 के बारे में। लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कशन करेंगे, जैसे कि हेडिंग लिखी हुई है कि रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम जो है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। अब भाई रासायनिक समीकरण के बारे में हमने पढ़ लिया कि रासायनिक समीकरण कहते कैसे हैं। रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जैसे कि कोई भी एलिमेंट को, कोई भी तत्व को मैं उसके प्रतीक के थ्रू, है ना, या तो मैं उसके प्रतीक के यानी सिंबॉलिक तरीके से लिखूंगा या फिर मैं उसके फॉर्मूले से लिखूंगा, ठीक है। तो उससे जो समीकरण बनेगी वो कहलाएगी आपकी रासायनिक समीकरण। और उसी समीकरण को मैं अगर शब्द फॉर्मेट में लिख दूं, वर्ड फॉर्मेट में लिख दूं, शब्दों के रूप में लिख दूं, तो वो कहलाएगी आपकी शब्द समीकरण, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर अगर नहीं देखा आपने, लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा, 2 नहीं देखा, 1 नहीं देखा है, जाकर के पहले सीक्वेंस में वो लेक्चर देख कर आओ। सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखना, फिर 2 देखना, फिर 3 देखना, तब आपको ये चौथा लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। अन्यथा बिल्कुल भी कतई समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम बिना किसी देरी के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखो, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, ये इसकी भाई क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन क्या मान लो, हेडिंग मान लो, ठीक है। ये इसकी क्या है, हेडिंग है। अब भाई इसमें सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं हम। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं और मिल करके नहीं किसी नए तत्व का निर्माण करते हैं, वो कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण का पता ही है, जिसमें हम किसी भी तत्व को उसके सिंबॉलिक तरीके से, ठीक है, या कि सिंबल के थ्रू, जैसे मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg है भाई। जैसे मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो Mg लिख दूंगा मैं, ठीक है। Mg लिख दूंगा तो Mg उस फॉर्मेट में लिखूंगा, या फिर कोई भी तत्व, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं कैसे लिखूंगा, CaOH का होल ट्वाइस के रूप में लिख दूंगा भाई मैं, ठीक है, उस तरीके से लिख दूंगा, तो वो कहलाएगा आपका रासायनिक समीकरण, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को या किसी भी रासायनिक तत्व को, है ना, किसी भी तत्व को उसके प्रतीक के रूप में या उसके फॉर्मूले के रूप में लिख करके जो समीकरण तैयार होती है वो कहलाती है आपकी रासायनिक समीकरण। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ, तो एग्जाम्पल लेने के बाद में क्या हो, जैसे मैंने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को जब मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या करूंगा, वार्न करूंगा या जलाऊंगा, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर MgO मिलेगा भाई, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा यहाँ पर, सभी को पता है भाई। ये क्या रही, ये रही समीकरण, कौन सी रही, रासायनिक समीकरण। अब भाई इसको मैं शब्द फॉर्मेट में लिख दूं, शब्द फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम है, यहाँ पे लिख दूं मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन प्लस में मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी को हम हिंदी में लिख दूं, तो वो कहलाई आपकी शब्द समीकरण। और इसी को मैंने सिंबल के थ्रू लिख दिया, फॉर्मूले के थ्रू लिख दिया, वो कहलाई आपकी शब्द समीकरण, वो कहलाई आपकी रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम क्या है, सबसे पहले ये देखो, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम ये हैं कि अभिक्रिया से पूर्व की स्थिति जो होती है वो देखो। सबसे पहले अभिक्रिया की जो पहले की स्थिति होती है, यानी कि ये वाली, ठीक है, ये कहलाती है आपकी अभिकारक, अभिकारक, ठीक है। और अभिकारक कैसे कहते हैं, वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कि मैंने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करा दिया, ठीक है। वे तत्व जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। अब यहाँ पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, ये पूरी अभिक्रिया है, कोई रिएक्शन है, ठीक है, इसमें भाग लेने वाले दो तत्व में, एक है आपका मैग्नीशियम, दूसरा है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। अब उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद बोलते हैं भाई इसे, ठीक है, उत्पाद कैसे बोलते हैं, वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बन के तैयार होते हैं, ठीक है। अब भाई ये रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले तत्व, इन दोनों से मिलकर के नहीं फलस्वरूप जो चीज बन करके तैयार हुई वो कहलाई उत्पाद। जैसे कि यहाँ पर बन करके क्या तैयार हुई, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर एक्टिविटी नहीं देखी है तो लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 3 में कराई थी शायद मैंने, 3 या 2 में कराई थी मैंने, ठीक है, वहां पर जाकर के देख लेना, अपना पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये रहा उत्पाद, ये रहा अभिकारक, ये रहा उत्पाद। अब भाई यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया, क्या निकल के आया मुकुल भैया, कि हम ये देख रहे हैं कि अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले तत्व है वो अभिकारक कहलाते हैं और बनने वाले तत्व कहलाते हैं उत्पाद। तो भाई अभिकारक जो है, अभिकारक जो है उसकी साइड क्या है भाई, उसकी साइड है भाई LHS साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है कि बाईं ओर, ठीक है। और उत्पाद की साइड कौन सी, RHS है भाई, RHS का मतलब दाईं ओर, ठीक है। तो ये कहलाई LHS साइड, ठीक है, LHS साइड, ये कहलाई RHS साइड, RHS D साइड, ठीक है। अब मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिख लूं, ठीक है,
किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिख लूं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिख लूं, हर केमिकल रिएक्शन में आरएचएस जो रहेगा वो एलएचएस, आरएचएस की तरफ जो रहेगा वो रहेगा उत्पाद, एलएचएस की तरफ रहेगा अभिकारक। किसी भी समीकरण को लिख लो, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पर कोई समीकरण ले ली ए प्लस में बी, ठीक है। मैंने कोई समीकरण लिया, ए की जगह कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बी की जगह कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। एरो लगाने के बाद में यहाँ पर बनेगा सी प्लस डी, ठीक है। सी की जगह कोई एक एलिमेंट हो सकता है, डी की जगह कोई एलिमेंट हो सकता है। मान लो कि सी और डी नहीं है, कोई एक एलिमेंट दे रखा है, तो एक एलिमेंट ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा कोई एलिमेंट, ठीक है। तो ये कहलाई आपकी समीकरण पूरी कहलाई। अब समीकरण में समझो, समीकरण में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो भाग लेने वाले तत्व है वो इसी साइड में आएंगे। ऐसा नहीं है कि अभिकारक इस साइड में आ जाए, ठीक है। अभिकारक इस साइड में कभी नहीं आएगा, ठीक है, कतई नहीं आएगा, ठीक है। तो अभिकारक को हमेशा एलएचएस साइड में हम लिखते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर दूसरी भी साइड में अगर हम देखें तो उत्पाद को हम आरएचएस साइड में लिखते हैं। मतलब अभिकारक जो आएगा हमेशा बाईं ओर आएगा, और आरएचएस जो है यानी कि उत्पाद जो है वो आएगा आपका हमेशा दाईं। तो फर्स्ट नियम यहाँ से निकल के आता है इसका, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के नियम, फर्स्ट नियम निकल के आ गया कि अभिक्रिया में हमेशा अभिकारक को क्या किस तरह लिखेंगे, बाईं ओर लिखेंगे, तथा उत्पाद को लिखेंगे दाईं ओर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ठीक है। अब भाई सबसे पहले ये देखो कि रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम से हमें फायदा क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये देखो फायदा भाई कुछ नहीं हो रहा कि जब इन नियमों को आप पढ़ लोगे ना तो आपको रासायनिक समीकरण बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रासायनिक समीकरण बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हलवा खाते हो आप, ठीक है। बिल्कुल ऐसी तरीके से रासायनिक समीकरण बनाने लग जाओगे, है ना। जैसे कि मैं आपको बात कर बताऊं कि जैसे कि आपने किचन में जब मम्मी को चाय बनाते हुए देखा होगा, फर्स्ट टाइम देखा होगा, ठीक है। देखने के बाद में फिर आपने प्रैक्टिस की होगी, एक दिन की होगी, 2 दिन की होगी, 3 दिन की होगी, चौथे दिन आपने चाय अच्छे से बना ली होगी, 5 दिन अच्छे से बना ली होगी, फिर आप पे चाय अच्छे से बनने लग गई होगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी नियम कराऊंगा, ठीक है, 4 या 5 नियम है, उन सारे नियमों को 4 या 5 नियमों को पढ़ने के बाद में आपको इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन बनाना आ जाएगा, ठीक है। केमिकल इक्वेशन बनाना आ जाएगा, ठीक है। रिएक्शन जो सीख गए, इक्वेशन बनाना बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा। वही पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को किस तरफ लिखते हैं, एलएचएस साइड में यानी कि बाईं ओर लिखते हैं, और उत्पाद को लिखते हैं आरएचएस साइड में यानी कि दाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है मुकुल भैया, दूसरा पॉइंट ये देखो कि यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह आया क्यों, प्लस का चिन्ह आया क्यों, यहाँ पर ये एरो क्यों आया मुकुल भैया, यहाँ पर एरो क्यों लगाए वैज्ञानिकों ने, भाई वैज्ञानिकों ने कुछ चीज लगाई है तो दिमाग लगाकर ही लगाई होगी, दिमाग लगाकर ही सारी चीज बताई होगी, ठीक है। ये प्लस क्यों आया, है ना, एरो क्यों आया, ठीक है। यहाँ पर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्थिति को कैसे लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, ये क्या ये मतलब उसमें सॉलिड में है, ठीक है, मैग्नीशियम तार। ऑक्सीजन जो है वो गैस में है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिला वो सॉलिड में मिला हमें, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लिखते क्यों है, ठीक है, वैज्ञानिकों ने यहाँ पर ही क्यों लिखा, तो ये सारी की सारी बातें दिमाग में तेरे चल रही होंगी, ठीक है। इन बातों का सॉल्यूशन तेरे को मैं बताऊंगा, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे बताऊंगा, भाई लेक्चर को पूरा देखेगा ना, बिल्कुल कतई ऐसा मजा आएगा झेल लेवल, ठीक है। बिल्कुल केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन लिखना सीख जाएगा, बिल्कुल जिसको नहीं आता होगा ना वो भी सीख जाएगा। अब देखें यहाँ पर पहला पॉइंट क्लियर है, एलएचएस आरएचएस वाला, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, रफ कर देते हैं डस्टर का, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं क्योंकि जगह स्पेस थोड़ा सा ऐसा ही है ना। जैसे कि इसको मैंने रफ कर दिया तो अभिकारक गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर थे 2 तत्व, ठीक है। क्या थे, 2 तत्व थे, 2 तत्व थे, तभी यहाँ पर प्लस आया। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से लिख दूं, ऐसे ना लिख करके इसको लिख दूं, सिंपल तरीके से लिख दूं, ठीक है। जैसे इसको भी हटाऊं, ये सिंपल तरीके से लिख दूं Mg, है ना, O2, है ना, और एरो लगा के लिख दूं MgO, ठीक है। MgO2 MgO लिख दूं, यहाँ पर प्लस नहीं लगाऊं, तो ये कैसा लगेगा, कैसा लगेगा भाई, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाया है,
ठीक है, यहाँ पर पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा ना, तो ये पूरा कैसा लग रहा है, ये पूरा लग रहा है एक समान, ये पूरा कैसा लग रहा है, एक समान लग रहा है, एक जैसा लग रहा है। तो ये पूरा फॉर्मूला अलग बन के नहीं आ जाएगा, मैग्नीशियम परऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये मैग्नीशियम परऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अलग हो गया, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जल रही है, और यहाँ पर तो पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो गया भाई, पूरी बाजी पलट गई बिल्कुल ही। ठीक है, पूरा सिस्टम खराब हो गया, पूरा बाजी पलट गई, पूरी बाजी पलट गई। अब इस बाजी को ठीक कैसे किया जाएगा? वैज्ञानिकों ने ये दिमाग लगाया कि अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ऐसे तो फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें से ऐसे इस हिसाब से तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में कभी नहीं चल पाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि पहले लेते हैं मैग्नीशियम को। ठीक है, पहले लेते हैं मैग्नीशियम तत्व को, मैग्नीशियम हमने लेकर के रख दिया। अब फिर लेते हैं हम ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन लेकर के रख दिया। अब हम इन दोनों फॉर्मूले को अलग करने के लिए, क्योंकि अगर ये एक हो जाएंगे तो फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। अब इन दोनों एलिमेंट को अलग करने के लिए बीच में लगाते हैं प्लस का सिंबल, प्लस का साइन लगा देते हैं बीच में। प्लस के साइन से ये हमें पता चल जाएगा कि ये दो तत्व मिले तभी ये तत्व बन करके बनाए। ठीक है, ये दो तत्व मिले तभी ये तत्व तीसरा बन करके तैयार हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर प्लस लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है मुकुल भैया? यहाँ से दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक हो या दो या दो से अधिक उत्पाद हो, तो उनके बीच में हमेशा प्लस का साइन आता है। ठीक है, प्लस का सिंबल आता है। ठीक है, दो या दो से अधिक उत्पाद हो या दो या दो से अधिक अभिकारक हो, तो उनको प्लस लगा करके अलग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं दूसरे पॉइंट में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? या तो दो या दो से अधिक उत्पाद हो या दो या दो से अधिक अभिकारक हो, उनको अलग हम प्लस लगा करके अलग करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट ये कहता है इसमें कि जो आपका Mg है, ठीक है, Mg है, और Mg के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा S, इसके नीचे O के नीचे गैस यानी कि G, इसके नीचे S, मतलब ये जो तरीका है ना, ये जो चीज है S G और ये वाली, ये क्या है? फिजिकल स्टेट है। क्या है? फिजिकल स्टेट है, भौतिक अवस्था है। ये क्या है? भौतिक अवस्थाएं। ठीक है, भौतिक अवस्थाएं क्या है? भौतिक अवस्था, अवस्था। ठीक है, भौतिक अवस्थाएं फिजिकल स्टेट है। और भाई फिजिकल स्टेट जो होती है वो तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, भौतिक अवस्था तीन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी ठोस, दूसरी होती है आपकी द्रव, ठीक है, तीसरी होती है आपकी गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, और एक और आती है चौथे नंबर पर लास्ट में, वो होती है जलीय विलयन। ठीक है, वो बनाई जाती है विलयन। ठीक है, वो बनाई जाती है। बनाई कैसे जाती है? अगर कहीं पे ठोस होगा तो हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, उसको एच से डिफाइन करेंगे। यदि कहीं पे द्रव होगा तो हम लिक्विड यानी कि एल से डिफाइन करेंगे। एस का मतलब है सॉलिड, एल का मतलब है लिक्विड। ठीक है, अगर कहीं पर गैस होगी तो जी से डिफाइन करेंगे हम उसे। ठीक है, जी से प्रदर्शित करेंगे, जी लगा करके हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कोई गैस है। जलीय विलयन होगा तो ए क्यू लगा करके नहीं, हम क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे उसे, ए क्यू लगा करके नहीं, उसे सिंबॉलिक तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ए क्यू लगाने का मतलब ये एक्वस है, एक्वस मतलब जलीय विलयन। अब जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है एस, तो एस का मतलब है सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस, एस सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस। तो यानी कि मैग्नीशियम का तार दो है भाई, पानी तो है नहीं सकता। द्रव कैसा होता है? पानी जैसा होता है, जिनमें बहने वाले गुण होते हैं, वो कहलाता है द्रव। ठीक है, अब भाई जो मैग्नीशियम का तार है वो बह सकता है? नहीं बह सकता ना। कॉपर का तार देखा हुआ घरों के, जो लाइट की जो केबल होती हैं उनमें यूज होता है कॉपर का, क्या वो बह सकता है? नहीं बह सकता ना, वो भी कैसा होता है? सॉलिड होता है। वैसे ही होता है मैग्नीशियम का तार, पर मैग्नीशियम का तार होता है श्वेत चमकदार कलर का, चांदी जैसे श्वेत होता है। ठीक है, चांदी जैसे कलर का होता है मैग्नीशियम का तार। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन भाई हवा में प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है अभी इस कमरे में जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस कमरे में है, प्रेजेंट है ऑक्सीजन। क्या मैं उसको देख सकता हूँ? नहीं देख सकता। क्या मुझे द्रव बहती हुई नजर आ रही है? नहीं आ रही। क्या वो ठोस है जिसको मैं देख सकता हूँ? नहीं, ठोस नहीं है। तो वो क्या है? वो गैस ही तो है। तो यहाँ पर जी लिख दी।
अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड उसमें बहने का गुण पाया जाता है, क्या वो बहता है, क्या वो द्रव है, द्रवीय है, क्या वो लिक्विड है, नहीं है ना, वो क्या है, सफेद कलर का पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन मिल करके बना है। क्या वो गैस है, कहीं उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता, तो बचा कौन सी, ठोस। अब जलीय विलयन इसलिए नहीं हो सकता कि किसी भी विलयन में, किसी भी पानी के अंदर किसी दूसरी चीज को घोल दो, वो कहलाता है जलीय विलयन। अब इसको घोल तो सकते नहीं हम, ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट बची यहाँ पर, सॉलिड स्टेट बची, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये था क्या, सॉलिड था यहाँ पर, ठीक है। तीसरे पॉइंट में ये चीज हमको लिखनी है, ठीक है, तीसरे पॉइंट में क्या लिखते नहीं है कि अभिक्रिया की भौतिक स्थिति जो रहेगी, ठीक है, भौतिक अवस्था जो रहेगी, ठीक है, किसी भी तत्व की भौतिक अवस्था को, है ना, यानी कि अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था को तत्व के नीचे लिखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अभिकारक नीचे लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया तीसरी पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। अब लास्ट पॉइंट बता है चौथा, चौथा पॉइंट हम देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि ये क्या उत्पाद, ठीक है, अब ये क्या अभिकारक, अभिकारक, ठीक है, ये क्या है उत्पाद। हमें पता कैसे चलेगा मुकुल भैया कि अभिकारक से उत्पाद बना है, जैसे कि ये लिख दिया मैंने Mg+O2, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया MgO, Mg+O2 MgO, ये लिख दिया मैं। हमें पता कैसे चलेगा कि अभिकारक से उत्पाद बना है, पता कैसे चलेगा, भाई ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। तो वैज्ञानिकों ने एक चीज बनाई थी कि जो तत्व मिल रहे हैं उनको अलग लिख दो, और जो तत्व मिल करके बने उनको अलग लिख दो, और उनके बीच में ना एक तीर का निशान लगा दो, और तीर के निशान का जो सिर रहेगा ना, तीर का जो सर रहेगा वो उत्पाद की तरफ रहेगा, उत्पाद की तरफ इस वजह से रहेगा, पूंछ जो रहेगी, पूंछ रहेगी अभिकारक की तरफ, इससे मतलब क्या रहेगा, पूंछ को अभिकारक की तरफ करने से और सिर को उत्पाद की तरफ करने से मतलब क्या रहेगा, मतलब ये रहेगा कि यहाँ से ये चीज बनी, इन दोनों के मिलने से ये चीज बनकर तैयार हुई, ठीक है, इन दोनों के मिलने से ये चीज बन करके नहीं तैयार हुई है। चौथा पॉइंट यही है, ठीक है, यानी कि अभिकारक और उत्पाद को तीर लगा करके अलग किया जाएगा, और तीर की दिशा उत्पाद की तरफ रहेगी, ठीक है, अभिकारक ठीक है, यानी कि चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि अभिकारक और उत्पाद को तीर लगा करके नहीं है, एरो लगा करके नहीं है, अलग किया जाएगा, अभिकारक ये रहा, उत्पाद ये रहा, अलग कर दे तीर लगा करके, और इसका जो सिर रहेगा, ठीक है, यानी कि इसका जो क्या रहेगा, दिशा रहेगी, वो किस तरफ रहेगी, उत्पाद की तरफ रहेगी, ठीक है, उत्पाद की तरफ रहेगी, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट ये कहता है कि अभिक्रिया की जो स्थिति रहेगी ना, वो हम तीर के ऊपर लिखेंगे, अभिक्रिया की स्थिति, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है, भौतिक स्थिति को, ठीक है। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि अभिक्रिया की भौतिक स्थिति को हमेशा तीर के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। अगर आपने ये 5 पॉइंट कर लिए, ठीक है, अगर आपने, मैं ये कह रहा हूं ज्यादा कुछ करना नहीं है तेरे को, ये 5 पॉइंट याद कर लेने, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा बड़ा काम नहीं दे रहा हूँ तेरे को, ये 5 पॉइंट याद कर लेने। 5 पॉइंट याद करने के बाद में पहली बात तो तू ये कहेगा मुकुल भैया मजा आ गया, ठीक है, पहली बात ये कहेगा मुकुल भैया मजा आ गया। दूसरी बात ये कहेगा कि इनको याद करके ना मैं किसी भी समीकरण को बना सकता हूँ, ठीक है, मेरे लिए तत्व बता दो, एलिमेंट बता दो, ठीक है, किसमें क्या मिलाना है वो बता दो, और क्या चीज बनेगी मैं अपने आप बना करके दे दूंगा, ठीक है, कैसे कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट को लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, किसी भी रासायनिक विक्रिया में अभिकारक को LHS की साइड बाईं ओर तथा उत्पाद को RHS की साइड बाईं ओर लिखते हैं। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कार्बन को, कार्बन को, यानी कि कोई एक पेपर है, जैसे पेपर है मेरे पास, एक पेपर है, जैसे ये वाला मेरे पास पेपर है, इस पेपर को मैं फाड़ दूं, जला दूं, तोड़ दूं, ठीक है, कुछ भी कर लूं। अब फिलहाल मेरे को ये जलाना है, अब मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये पेपर क्या करना है, जलाना है पेपर, ठीक है।
पेपर क्या करना, ठीक है, मेरे को वो पेपर क्या करना है, जलाना है। अब उस पेपर के अंदर पाया जाएगा क्या, कार्बन, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है। और उस कार्बन को मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, उसके अंदर क्या है, सी है, ठीक है, सी को क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं। और उस कार्बन को मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाऊंगा, ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैं जलाऊंगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे ही मैं जलाऊंगा तो मुझे मिलेगा CO2, एक गैस मिलेगी जिसका नाम है CO2, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, डाई ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी मेरे को। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे मिलेगी वो मैं बताता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व कौन कौन से, मतलब किसमें क्या मिला रहा हूँ। सबसे पहले ये देखो, इसमें लिख रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को मैं अभिकारक को LHS साइड में, यानी कि इस साइड में आएगा वो अभिकारक कहलाएगा, इस साइड में आएगा वो उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मिला रहा हूँ कार्बन में, किसको मिला रहा हूँ, ऑक्सीजन को मिला रहा हूँ, तो ये वाली साइड कहलाई आपकी अभिकारक, ठीक है। और यहाँ पर मिल रही है मेरे को CO2 गैस मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, और कुछ मिल नहीं रहा, तो ये कहलाएगी उत्पाद, ठीक है। ये वाली साइड कहलाई अभिकारक, ये वाली साइड कहलाई उत्पाद, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है मुझे भैया। सेकंड क्या कह रहा है, यदि दो या दो से अधिक अभिकारक हो, अभिकारक, हाँ ठीक है, अभिकारक हो या दो से अधिक उत्पाद हो, ठीक है, यदि दो या दो से अधिक अभिकारक हो या उत्पाद हो, ठीक है, उन्हें हम प्लस लगाकर अलग कर देंगे। दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे तो अलग कर देंगे प्लस लगा करके, उत्पाद होंगे तो अलग कर देंगे। यहाँ पर दिखाया गया है दो या दो से अधिक अभिकारक, ये रहे दो, भाई दो अभिकारक इसी में, इसमें तो है नहीं, उत्पाद में तो सिंगल है, ठीक है, तेरी तरह सिंगल है, ठीक है, सिंगल कैसे, तेरी तरह, ठीक है, ये क्या है, सिंगल है जैसे तुम्हारी तरह, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं प्लस लगा करके क्या करूंगा, अलग कर दूंगा, प्लस लगा दिया मैंने, अलग कर दिया। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था को तत्वों के नीचे लिखा जाता है। भौतिक अवस्था जैसे मैंने बताया था तीन होती हैं, या तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। और जलीय विलयन मिल रहा है कहीं पर, किसी चीज को हम पानी में मिला करके तब लिख रहे हैं तो वहां आएगा एक्वस, ठीक है। अब भौतिक अवस्था को लिखेंगे सबसे पहले, तो कार्बन कैसा है, भाई पानी तो है नहीं, पानी की तरह बहने वाली चीज तो है नहीं कार्बन, भाई पेपर है, जो कार्बन का जो पेपर है, पेपर जो होता है ना वो कार्बन से मिलकर के बना होता है। पेपर मतलब एक कागज का जो होता है, जैसे व्हाइट कागज जो होता है वो कार्बन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, सॉलिड है, भाई इतना समझा रहा हूँ ना, गवार भी पढ़ लिया, गवार को भी समझ में आ जाएगा, तेरे अभी भी समझ में नहीं आएगा ना, चुल्लू भर पानी में लेके डूब जाइए, ठीक है, चुल्लू भर पानी में लेके डूब जाइए। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन सभी को पता है गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। चौथा पॉइंट कह रहा है अभिकारक और उत्पाद को तीर लगाकर एरो लगाकर अलग कर दो, तीर की दिशा हमेशा उत्पाद को प्रदर्शित करती है। अब मैं यहाँ पर ठीक है, अभिकारक ये रहा, उत्पाद ये रहा, इन दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पर लगाऊंगा मैं तीर, और तीर की जो हेड रहेगा, सिर रहेगा, वो उत्पाद को प्रदर्शित करेगा, उत्पाद की तरफ रहेगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट कह रहा है अभिक्रिया की भौतिक स्थिति को हम तीर के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। अभिक्रिया की भौतिक स्थिति को हमेशा तीर के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कार्बन को जलाऊंगा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, मैं यहाँ पर गर्म कर रहा हूँ, ठीक है भाई, एक तरीके से गर्म ही तो करूंगा, हीट ही तो दूंगा, एनर्जी तो दूंगा, है ना, एनर्जी तो दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दूंगा मैं, ऊष्मा दूंगा, किसको, कार्बन को ऊष्मा, ठीक है, हीट दूंगा। हीट देने के बाद जब ये जलेगा तब आकर के नहीं ये बन करके क्रिएट हुआ, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसको हम रफ करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो अब हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, ठीक है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डालो अब, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पहली बात तो ये देखो कि द्रव्यमान संरक्षण नियम की जरूरत क्यों पड़ी और ये कहता क्या है,
ठीक है। अब भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने से पहले हम जिस नियम को फॉलो करते हैं वो कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। जैसे कि ये मार्कर है, मैं इसको यहाँ से छोड़ूं तो ये नीचे की तरफ गिर रहा है ना, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल। अब भाई वो ये बल क्यों लग रहा है, उसके लिए हमें न्यूटन के लॉ पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, न्यूटन के नियम पढ़ने पड़ेंगे, न्यूटन भाई साहब के। वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, जरूरत ही क्यों पड़ी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, उस कथन को सिद्ध करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी वस्तु में से हम द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी देखो। अब जैसे कि ये मार्कर है, मैं इसको तोड़ दूं, ठीक है, इसके कई टुकड़े कर दूं, टुकड़े करने के बाद में जैसे मतलब वो होता है ना काटने वाला होता है ना, तो उससे मैं इसके टुकड़े कर दूं। टुकड़े करने के बाद में ये कई भागों में डिवाइड हो जाएगा, कई भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड तो हो जाएगा ये, ठीक है। क्या इसका द्रव्यमान नष्ट होगा, द्रव्यमान क्या होता है मुझे भैया, जैसे कि इसका कुछ वेट है, जैसे मैं मान लूं इसका 100 ग्राम मान लूं, अब इसको मैं 10 टुकड़ों में कन्वर्ट करके नहीं है, तब इसका वेट नापूं, तब इसका वेट तोलूं, मापूं, ठीक है, तब भी ये कैसा रहेगा, 100 ग्राम ही रहेगा। अब इसको मैं, ठीक है, जला दूं, जला करके राखो ना, तब भी ये 100 ग्राम ही रहेगा, इसका द्रव्यमान नष्ट ना होने का, ठीक है। अगर मैं इसको पिघला करके दूसरी वस्तु बना दूं, जैसे इस मार्कर प्लास्टिक का है, प्लास्टिक को पिघला करके कुर्सी में यूज कर दूं, मैं इसको कुर्सी में लगा दूं, तो कुर्सी में लगाने के बाद में इसका द्रव्यमान कन्वर्ट हो गया, इसमें पहले मार्कर में था वो कुर्सी में कन्वर्ट हो गया। तो ना तो इसको नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में इसलिए हम परिवर्तित कर सकते हैं। और ऐसे ही होता है सेम टू सेम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते समय, उसमें परमाणु संख्या, जो अभिकारक की जो परमाणु की संख्या होती है उसको बराबर करना पड़ता है उत्पाद के परमाणु की संख्या के। क्यों, क्योंकि ना तो उस परमाणु संख्या को हम नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, इस वजह से एक रूप से दूसरे रूप में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वजह से संतुलित करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि संतुलित भाई असंतुलित रासायनिक समीकरण होगी तभी उसको संतुलित कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर इस डेफिनेशन को लिखते हैं सबसे पहले और तब इसको हम समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख दी मैंने। क्या कह रही है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान को, ठीक है, ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते समय हमें ये विशेषकर ध्यान रखना चाहिए क्या, कि उसके उत्पाद का, उसके जो अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो बराबर होना चाहिए उसके उत्पाद के द्रव्यमान के, ठीक है। मतलब अभिकारक का जो द्रव्यमान रहेगा वो बराबर करना है हमको उत्पाद के द्रव्यमान, ठीक है। सपोज कर जैसे कि मैं कोई एलिमेंट लूं, ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई समीकरण है ए प्लस में बी और यहाँ पर बन रही है सी प्लस में डी बन के तैयार हो, ठीक है। तो ये वाली साइड क्या रहेगी, अभिकारक, ठीक है, तेरे को पता होगा अभिकारक, ठीक है, क्या साइड कहलाती है, अभिकारक। ये वाली साइड कहलाएगी उत्पाद, ठीक है, उत्पाद कहलाती है ये वाली साइड। तो इसके जो परमाणु संख्या रहेगी ना, उत्पाद के परमाणु संख्या बराबर रहेगी, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या बराबर रहेगी उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, ठीक है। इसको तू कंप्लीट कर लेना, ठीक है, परमाणु संख्या, ठीक है, अभिकारक के जो परमाणु की संख्या रहेगी वो रहेगी बराबर रहेगी उत्पाद के परमाणु की संख्या, ठीक है। इसलिए किसी भी रासायनिक समीकरण में क्या पड़ती है, बेहद आवश्यकता पड़ती है उसको संतुलित करने के लिए, ठीक है। अब मैं तेरे को एक संतुलित रासायनिक समीकरण देता हूँ, एक देता हूँ असंतुलित रासायनिक समीकरण, फिर तू उसको बैलेंस करना, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लूँ,
जैसे मैं कॉपर की लूँ, कॉपर को मिला दूं मैं H2SO4 में मिला दूं, तो भाई ये कैसे मिलेगा, ये तेरे को आगे पता चलेगा। ठीक है, आगे कब पता चलेगा मुकुल भैया, सेकंड क्लास में, यानी कि सेकंड चैप्टर में आपको पता चलेगा कॉपर क्या है, H2SO4 क्या है। ठीक है, H2SO4 अगर मैं फिलहाल के लिए बता दूं, ये एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, कैसा है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल का मतलब अत्यधिक ताकतवर अम्ल है। ठीक है, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। जब मैं कॉपर को सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या करता हूँ, मिलाता हूँ, तो मुझे मिलता है CuSO4 मिलता है मुझे। ठीक है, कॉपर सल्फेट मिलता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस पाने के लिए। अब भाई तू ये ध्यान मत देना, ये हाइड्रोजन गैस क्यों निकली, CuSO4 क्यों आया, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सिर्फ इसको समीकरण को ध्यान में रखो। ठीक है, तेरे को ये नहीं देखना है कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, सिर्फ समीकरण ध्यान में रखिए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर अभिकारक के परमाणु की संख्या की बात करूँ, परमाणु संख्या की बात करूँ, तो अगर यहाँ पर कॉपर के परमाणु संख्या यहाँ पर कुछ दे रखी है, नहीं दे रखी, यहाँ पर कुछ दे रखी है, नहीं दे रखी, यहाँ पर हाइड्रोजन की दे रखी है, हाइड्रोजन की परमाणु, हाइड्रोजन के नीचे जो 2 लग रहा है ना, यही इसके परमाणु संख्या है। तो 2 लग रहा है जो, यही उसकी परमाणु संख्या है। अब H2SO4 में तत्व दे रखे हैं कितने, 3 तत्व दे रखे हैं। H2SO4 में 3 तत्व दे रखे हैं। पहला इसमें हाइड्रोजन, दूसरा इसमें सल्फर, ठीक है, तीसरा इसमें ऑक्सीजन, एस दे रखा है। हाइड्रोजन के 2 अणु है इसमें, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन की 4 है। हाइड्रोजन के 2 अणु, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4 मिल रहे हैं, तभी बन रहा है तुम्हारा H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तभी बन रहा है भाई तेरे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और मिल करके नहीं है CuSO4 का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख, कॉपर के तत्व कितने, एक, यहाँ पर भाई कोई नहीं होता, वहां पर एक होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता, वहां पर खुद अपने होते हैं। ठीक है, खुद अपने का मतलब खुद खुद का होता है, जैसे कि मेरे पास कोई नहीं है तो मैं मेरा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉपर के पास कोई नहीं है, कॉपर बेचारा सिंगल है। ठीक है, तो कॉपर सिंगल है, तो कॉपर अकेला ही है। अब कॉपर ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, हटा दिया, हाइड्रोजन की गर्लफ्रेंड को छीन लिया। अब उसकी गर्लफ्रेंड को छीन लिया, SO4 थी भाई उसकी गर्लफ्रेंड, क्या थी, सल्फेट थी। अब उसने सल्फेट के साथ में रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट बना लिया और हाइड्रोजन को बाहर उठा के फेंक दिया। भाई कॉपर गया, पैसा कमा के लाया अच्छा खासा, पैसा कमाने के बाद में सल्फर के साथ दोस्ती कर ली, सेट कर लिया उसको, शादी वादी कर ली, और जा करके नहीं वही दूसरी जगह अंत जा करके बस गया। अब हाइड्रोजन ने अपनी एथेसी कराई। ठीक है, हाइड्रोजन ने अपनी एथेसी कराई। एथेसी क्यों कराए भाई, उसके पास कुछ है नहीं। भाई जब करियर के टाइम पे छोरी पे ध्यान दोगे तो हाइड्रोजन जैसा हाल हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मतलब जिस जगह पे तुम्हें करियर बनाना चाहिए उस जगह पे लड़की पे ध्यान दोगे, तो भाई कॉपर तो लेकर गया उसको और हाइड्रोजन रह गया, मतलब वो तो पैसे कमा करके ले जाएगा और तुम बीच में लटके रह जाओ। ठीक है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ने पे ध्यान दे लो फिलहाल। ठीक है, अब कॉपर को जैसे ही मैंने हाइड्रोजन H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाई तो CuSO4 मिला, हमें CuSO4 मिला, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कॉपर के अणु कितने, एक, यहाँ पर कितने, एक। भाई ये वाली जो चीज है वो अभिकारक है, तू बात को समझ। ठीक है, ये वाली जो चीज है वो क्या, अभिकारक है, और ये वाली जो चीज है वो क्या, उत्पाद है, उत्पाद। ठीक है, उत्पाद है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये अभिकारक, ये उत्पाद है। अभिकारक में जो परमाणु संख्या है वो बराबर होनी चाहिए उत्पाद के परमाणु संख्या के। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैं तेरे को दोबारा से एक एक करके सारे एलिमेंट लिख ले। यहाँ पर लिख कॉपर, ठीक है, बीच में यहाँ पर लिख कॉपर, यहाँ पर लिख हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख सल्फर, यहाँ पर लिख ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। अभिकारक साइड में देख, कॉपर कितने, एक, हाइड्रोजन कितने, दो, सल्फर कितने, एक, ऑक्सीजन कितनी है, चार। उत्पाद साइड में देख, कॉपर कितने, एक, सल्फर कितनी है, सल्फर कितनी है, सल्फर है इसमें एक, ऑक्सीजन कितनी है, चार, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, दो। कॉपर एक अभिकारक में, कॉपर एक उत्पाद में बराबर है, को हाइड्रोजन दो अभिकारक में, हाइड्रोजन दो अभिकारक उत्पाद में बराबर है। सल्फर एक अभिकारक में, सल्फर एक अभिकारक में बराबर है। ऑक्सीजन चार अभिकारक में, ऑक्सीजन चार अभिकारक में बराबर है। ठीक है, ये रही तुम्हारी संतुलित रासायनिक समीकरण। भाई ये तो संतुलित है ऑलरेडी। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणु की संख्या बराबर हो किसके, उत्पाद के परमाणु संख्या के, अभिकारक के परमाणु संख्या बराबर उत्पाद के परमाणु संख्या के।
संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है, ठीक है, कहलाती है। अब देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित का एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर लेता हूं मैं, जैसे सी, अभी मैंने कार्बन को, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली मेरे को, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बैलेंस है, बैलेंस है, ठीक है। मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल क्या रहेगा, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल रहेगा आपका Mg प्लस में O2, बरोबर है, यहाँ पर मिल गया MgO। मतलब मैग्नीशियम को जब मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाऊंगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाऊंगा, तब मेरे को मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलकर के तैयार हुआ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाली जो साइड है वो कहलाएगी उत्पाद, ये वाली साइड कहलाएगी अभिकारक। कौन सी साइड कहलाएगी उत्पाद, उत्पाद कहलाएगी भाई, अभी मैंने नियम में बताया था कि LHS वाली साइड जो रहेगी वो कहलाएगी उत्पाद, वो कहलाएगी अभिकारक, सॉरी अभिकारक कहलाएगी, ठीक है। और RHS वाली जो साइड रहेगी वो कहलाएगी उत्पाद, RHS वाली साइड कहलाएगी उत्पाद, LHS वाली साइड कहलाएगी अभिकारक, ठीक है। अभिकारक के परमाणु की संख्या की अगर मैं बात करें तो अभिकारक में तत्व कौन कौन से, एलिमेंट Mg प्लस में O, Mg है प्लस में O, ठीक है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी Mg और ऑक्सीजन दोनों। अगर मैं अभिकारक की बात करूं, अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है, तो मैग्नीशियम कितना है यहाँ पर, मैग्नीशियम यहाँ पर 1, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर, ऑक्सीजन 2, ठीक है। इस साइड आ जाओ, इस साइड में देखो मैग्नीशियम कितनी है 1, ऑक्सीजन कितनी है 2, एक सॉरी 1, ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है 1। अब यहाँ पर एक चीज आपने देखोगे, एक चीज की मिस्टेक है कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ही है, तो अभिकारक के जो परमाणु की संख्या है वो उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं है। अब क्या होगा मुकुल भैया, अब इसलिए तो मैंने तेरे को बताया था द्रव्यमान संरक्षण के नियम कि अगर बराबर नहीं है तो उसको बराबर करो, बराबर करो और बराबर करो, चाहे जैसे भी करो। अब बराबर करने के लिए भी 2-3 मेथड है। मेथड ये है, मेथड नंबर 1 कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी संख्या हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, तो मैग्नीशियम परऑक्साइड हो गया है, क्या हो गया, मैग्नीशियम परऑक्साइड हो गया, तो फॉर्मूला चेंज हो गया यहाँ। तो यहाँ से कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है यहाँ से बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। बैलेंस कहाँ से होगी, अगर हमें आगे 2 लगाना है पीछे 2 लगाना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको पहले कोष्टक लगाओ फिर उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मैंने 2 का मल्टीप्लाई Mg से कर दिया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर Mg भी 2 हो गए, मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो गए। इसका मतलब ये है, ठीक है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये मैग्नीशियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, ठीक है। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी का हम इसको बैलेंस करते हैं सबसे पहले, ठीक है। बैलेंस कैसे करते हैं वो देखिए, बैलेंस करने का देखिए तरीका। यहाँ पर मैग्नीशियम है 1, यहाँ पर मैग्नीशियम है 1, मतलब हमें मैग्नीशियम को बैलेंस करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, बैलेंस है पहले से, इसलिए नहीं करना। हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1। अब भाई ये बताओ कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, ज्यादा किसमें है, इसमें, तो यहाँ पर हमें 2 करनी पड़ेगी। अब 2 करने के लिए हमें यहाँ पर 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई 2 into 1 कितना हुआ 2, 2 एकम 2 कितना हुआ 2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर बनेगा 2। अब यहाँ पर मैं करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, भाई सिंगल ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर किया तो फॉर्मूला चेंज सिंगल का, ठीक है। अगर प्लस में है तब सिंगल का कर सकते हैं, प्लस में नहीं है, जैसे ये दोनों 1 हैं प्लस में नहीं है, तो यहाँ पर हम सिंगल का करेंगे नहीं। यहाँ पर सिंगल का कर सकते थे क्योंकि मैग्नीशियम अलग था ऑक्सीजन अलग था, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों 1 हैं, इसलिए हम यहाँ पर सिंगल का कर नहीं सकते, और करेंगे तो फॉर्मूला चेंज। हमें करना है बैलेंस, करना है बैलेंस करने के लिए कोष्टक बनाया, आगे से 2 मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने बताया था Mg कितना है 2, ऑक्सीजन कितनी है 2। अब बैलेंस करो, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गई। मैग्नीशियम कितनी है यहाँ पर 1, यहाँ पर मैग्नीशियम कितनी हो गई, यहाँ पर मैग्नीशियम हो गई 2, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीशियम कितनी हो गई 2 हो गई, यहाँ पर कितनी होगी मैग्नीशियम 2 हो गई, 2 हो गई मैग्नीशियम यहाँ पर, और यहाँ पर 1 है,
तो यहाँ पर मुझे कोष्टक लगा करके मैग्नीशियम को डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, यहाँ पर भी 2। अब 2 मैग्नीशियम यहाँ, 2 मैग्नीशियम यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, बराबर है। केमिकल रिएक्शन, योर केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तुम्हारी रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस, तुम रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस करना सीख गए हो। ठीक है, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, इसी बात पर हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ इसी बात। ठीक है, तुम केमिकल रिएक्शन करना सीख गए हो। ठीक है, नहीं तो दोबारा लेक्चर देखो, दोबारा सीखो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, दोबारा से बताऊंगा तेरे लिए। ठीक है, फिलहाल तो वैसे तो सीख गया। ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल की हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में थोड़ा सा लंबा खिंच गया लेक्चर। ठीक है, अगले लेक्चर को हम और भी लंबा खींचने की बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो आई होप आपको लेक्चर में मजा आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर से और भी ज़्यादा मजा आने लग जाए, और भी अमेजिंग तरीके से पढ़ाएंगे हम। ठीक है, पर देखना लेक्चर को अच्छे तरीके से। ठीक है, सारे डाउट को क्लियर करना है। नहीं क्लियर होता है तो मेरे लिए डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, जिसकी लिंक जो है इसकी जो नंबर है, ठीक है, या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट कर देना। कमेंट कर करके नहीं, मैं तेरे डाउट को बिल्कुल सॉल्व करके दूंगा, पूरी तरीके से तेरे डाउट को सॉल्व। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।